हेलो स्टूडेंट्स, द सिलेक्शन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। बहुत समय पहले से ये चर्चा में चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी इसके लिए कुछ निर्णय सुनाए गए हैं और हाल ही में दिसंबर 2023 में लोकसभा में और राज्यसभा में इसके लिए एक बिल भी पास किया गया है, जिसको लेकर के इलेक्शन कमीशन की जो भी हम बोल सकते हैं कि नियुक्तियां होती हैं वो कहीं ना कहीं चर्चा में रह रही है ना। तो हम जान लेते हैं आज बेसिकली चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता क्या है, या चीफ इलेक्शन कमिश्नर का काम क्या होता है। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक पद होता है और उसके अतिरिक्त 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। बेसिकली 3 मेंबर्स की बॉडी होती है जो कि इलेक्शंस कराने का काम करती है। अब हम ये जान लेते हैं कि जो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है ECI, ये किन किन की नियुक्ति करने में योगदान देता है, किन किन के चुनाव करवाने में काम आता है। तो ये देखिए, केंद्र के जो भी चुनाव होंगे उनके लिए काम करता है और राज्यों के चुनाव के लिए काम करता है। लेकिन जो हमारी, जैसे कि हमने एक व्यवस्था हमने समझी हुई है कि हमारे पास एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, फिर एक स्टेट गवर्नमेंट होती है और उसके बाद हमारे पास पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं, नगर पालिका निकाय भी होते हैं। तो जो ये लास्ट स्तर होता है, इसकी जो इलेक्शन करने का काम होता है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन करता है। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 2 स्तर पर जितने भी तरह के चुनाव होते हैं वो कराने का काम करता है। तो अगर हम मोटे तौर पर देखें तो यहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम बहुत ज्यादा है। अब देखिए, इतनी बड़ी जनसंख्या है, इतनी ज्यादा जनसंख्या है, उस जनसंख्या में केवल 3 मेंबर्स जो है वो इलेक्शन कंडक्ट करवाने का काम कर रहे हैं। तो ये देखने में ही रेशो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हमको समझ में आता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये शुरू से ही ऐसे 3 मेंबर बॉडी रहा है? तो नहीं, ये शुरू से 3 मेंबर बॉडी नहीं रहा है। ये जब हमारा आजादी हुई थी 1947 में, उसके बाद से ये 1 सदस्य ही रहा है हमेशा। उसके बाद ईयर आता है 1989 का, जब राजीव गांधी जी की गवर्नमेंट आती है, तब यहां पर एक हमारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्लस 2 अन्य इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति की गई थी। उसके बाद 1990 में ये चीज वापस से फिर से 1 सदस्यीय कर दी गई। उसके बाद इन द ईयर ऑफ 1993 जबकि हमारे PV नरसिम्हा राव की सरकार आती है, PV नरसिम्हा राव की सरकार आती है, उस समय पर इसको फिर से 3 सदस्यीय कर दिया गया है। तो ये थोड़ा सा डेटा आप याद रखेंगे कि कब किया गया है। तो 1993 में किया गया है। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं हम पढ़ रहे हैं मसला तो भाई नियुक्ति का है। तो नियुक्ति करता कौन था, पहले के समय का पढ़ते हैं और अब क्या प्रावधान किए गए हैं हम वो पढ़ेंगे। तो पहले के समय पे जो इनकी नियुक्ति होती थी वो बेसिकली ऐसा होता था कि जैसे कि जो हमारे सेक्रेटरी लेवल के जो हमारे IAS या IPS अधिकारी होते हैं, जो रिटायर होने वाले रहते हैं या रिटायर हो चुके रहते हैं, तो ऐसे करके कुछ 40 लोगों की लिस्ट एक जारी होती है। उन 40 लोगों में से कुछ 3 लोगों का सिलेक्शन प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री फिर वो अपनी सिफारिश राष्ट्रपति के पास देता है कि इन व्यक्तियों को इलेक्शन कमिश्नर या चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाना चाहिए। तो राष्ट्रपति उसी अनुशंसा पर काम करता है और उनकी नियुक्ति करता है। तो बेसिकली नियुक्ति तो है, हम पढ़ेंगे तो राष्ट्रपति के द्वारा ही हो रही है। एक कार्यकाल भी आपको पता होना चाहिए इसी के साथ साथ। अगर इसका कार्यकाल कभी पूछ लिया तो कितना होता है, या तो 6 वर्ष का होगा या 65 वर्ष, जो भी जल्दी हो जाए, है ना, विच एवर इज अर्लियर, 6 ईयर्स और 65 ईयर्स, जो भी जल्दी हो जाए। तो ये कार्यकाल होता था। अब देखिए क्या होता है कि कहीं ना कहीं इसमें समझ में आता है कि रूलिंग पार्टी का योगदान बहुत ज्यादा है और रूलिंग पार्टी अपने हिसाब से कहीं ना कहीं यहां पर इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति कर रही है। तो ये बहुत विवाद की स्थिति क्रिएट कर रहा था। तो इसी के लिए याचिका लगाई गई बहुत ज्यादा सुप्रीम कोर्ट में, बहुत सारी PIL फाइल की गई जिसके लिए, तो जिसमें ये हल निकल के आया कि सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस की बैठक हुई, इनकी बेंच बैठी और इन्होंने ये निर्णय लिया कि जो भी आप नियुक्ति करते हैं यहाँ पर जो भी आप नियुक्ति कर रहे हैं, वो जो नियुक्ति होगी वो अभी तक आप अपने हिसाब से करते थे, अब यहाँ पर आपको एक कमेटी बनाना पड़ेगी। एक कमेटी बनाना पड़ेगी। उस कमेटी में कौन कौन से सदस्य होंगे वो भी सुप्रीम कोर्ट ने बताया है। तो सबसे पहले तो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी होंगे, उसके बाद लीडर ऑफ ऑपोजिशन होगा, लीडर ऑफ ऑपोजिशन होंगे, कहां के, लोकसभा के,
और उसी के साथ साथ CJI होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। तो ये 3 लोग मिलकर के डिसाइड करेंगे कि कौन हमारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनेगा और कौन हमारा इलेक्शन कमिश्नर बनेगा। ये व्यवस्था करने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जो क्रिटिसिज्म कहीं ना कहीं सरकार की तरफ आ रहा था कि जो भी आप इलेक्शन कमिश्नर को भी कहीं ना कहीं आप खरीद ले रहे हो, उस तरह की काम कर रहे हो आप, जो आपके पक्ष में काम दे रहा है, जो आपके पक्ष में काम कर रहा है, आप उसी को नियुक्त कर रहे हो। ऐसा नहीं करना है, हमको ऑपोजिशन पार्टी को भी ध्यान में रखकर काम करना है। ठीक है, तो ये तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया। लेकिन हाल ही में 2023 दिसंबर में एक बिल आया है इन्हीं की नियुक्ति के लिए, इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति के लिए जो एक बिल आया है, उसमें क्या किया गया है, बोला गया है कि हम इस तरह की कमेटी जरूर बनाएंगे। हमको सुप्रीम कोर्ट ने बोला था हम कमेटी बनाएंगे। सदस्य कौन कौन होंगे? प्राइम मिनिस्टर होंगे, हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन होंगे, ठीक है, लोकसभा के लीडर ऑफ ऑपोजिशन होंगे, लेकिन CJI नहीं होंगे। हम CJI की जगह यहां पर किसको रखने वाले हैं? तो यहां पर हम एक कैबिनेट मिनिस्टर को रखने वाले हैं, कैबिनेट मिनिस्टर को रखने वाले, विच इज अगेन अपॉइंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो देखिए 2 बार प्राइम मिनिस्टर जी आ गए हैं यहाँ पे। तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन एक आपने रख तो लिया है बताने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं रेशो गड़बड़ा गया, 2:1 का रेशो हो गया। CJI होता तो वो कम से कम, अगर ये किसी एक व्यक्ति को बोलते, ये किसी एक व्यक्ति को बोलते, तो CJI उन दोनों के बीच में बता देता कि नहीं ये वाला व्यक्ति सही होगा। लेकिन यहाँ पे कंडीशन जो है वो खराब हो गई है। तो अब फिर से इसका क्रिटिसिज्म देखने को मिल रहा है, इसको भी क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि सरकार ने फिर से वही बात कर दी जो कि पहले से करते आ रहे हैं, अपने पक्ष में ही अपने साथ वाले को ही यहाँ पर नियुक्त करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, जब हमने इतनी सारी चीजें पढ़ी हैं, तो क्या इलेक्शन कमीशन संवैधानिक निकाय है कि असंवैधानिक निकाय है? तो इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, संवैधानिक निकाय है, जो कि हमारे संविधान के पार्ट 15 में दिया हुआ है। पार्ट 15, अगर मैं आर्टिकल की बात करूं कौन से अनुच्छेद में दिया है, तो 324 से लेकर 329 तक ये हमारे संविधान में दिया हुआ है। तो देखिए इतनी सारी बात हो गई, और इसमें एक चीज और करी गई है कि कमिटी का तो बोला गया था, ठीक है, उसके बाद इन्होंने एक चीज और करी। जब भी ये बिल आया तो इसमें क्या किया गया, जो स्टेटस है उसको डाउनग्रेड कर दिया। अब स्टेटस समझते हैं क्या। एक्चुअली में जब जो हमारा CEC होता है और जो EC होता है, इनके पास पावर बहुत ज्यादा रहती है। इनके पास देखिए अब इतने सारे इलेक्शंस करवाने, कंडक्ट करवाने, तो पावर जाहिर सी बात है ज्यादा होनी चाहिए। तो पहले जो इनकी पावर्स थी वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के इक्विवेलेंट थी। जितनी सुप्रीम कोर्ट के जज के पास पावर है उतनी ही इनके पास भी थी। तो इससे फायदा क्या होता था कि हमको अगर इलेक्शन कमीशन को कहीं कार्यवाही करना होती थी तो वो इजीली किसी को भी बुला सकता था अपने पास। लेकिन यहां पर इन्होंने क्या किया, इसका स्टेटस डाउनग्रेड कर दिया और इनको बोल दिया कि अब आप कैबिनेट सेक्रेटरी के समतुल्य होंगे, कैबिनेट सेक्रेटरी। ठीक है, अब देखिए अगर मैं बात करूं इनको जो सैलरी मिलती है, तो सैलरी तो कैबिनेट सेक्रेटरी को भी हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज की जितनी ही मिलती है। अलाउंसेस कहीं कहीं गड़बड़ा जाते हैं। और स्टेटस की जो मैं बात कर रही हूं, तो अगर आप एक कैबिनेट सेक्रेटरी की तरह काम कर रहे हैं, उसके समकालीन होकर काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं, तो ये बहुत दिक्कत हो जाएगी कि आप किसी को कॉल कर सकते हैं कि नहीं, किसी को बुला सकते हैं कि नहीं। यहां पर तो इलेक्शन कमीशन इजीली किसी को भी बुला सकता था, क्योंकि उसको मान्यता प्राप्त थी सुप्रीम कोर्ट के जज के जैसी। यहां पर उसको मान्यता प्राप्त नहीं है। तो अब ये भी एक सवाल उठ रहा है कि क्या अब कार्यवाही करने के लिए EC स्वतंत्र नहीं है, ECI स्वतंत्र नहीं है? तो अब ये भी एक प्रश्न उठ गया है यहाँ पर। तो देखिए ऐसे बहुत सारे चीज हैं जिसके कारण से ये जो बिल आया गया है इसको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया है। और सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म इसको कहाँ से मिला है? ऑपोजिशन पार्टी से मिला है, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं इसका जो रेशो है वो यहाँ पर इन्होंने गड़बड़ कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज और आप समझें कि ये मसला आखिरकार उठा कैसे। तो अरुण गोयल जी थे, अरुण गोयल ये जो थे ये हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने थे। तब से ये मसला चर्चा में आया है। एक्चुअली में हुआ क्या था कि जो
अरुण गोयल जी थे, इनका रिटायरमेंट होने वाला था। ये आईएएस ऑफिसर थे, इनका रिटायरमेंट होने वाला था और इनको रिटायरमेंट के पहले ही वीआरएस दिलवा दिया गया, है ना। रिटायरमेंट के पहले ही इनका रिटायरमेंट हो गया, वीआरएस दिलवा दिया गया और उनको तुरंत अगले ही दिन सीईसी के पद पर नियुक्त कर दिया गया। तो कहीं ये मसला उठा कि ये सरकार की मिलीजुली कहीं ना कहीं कुछ चीज हो रही है, जिसके लिए उन्होंने अपने आदमी को ही, अपने ही बंदे को ही यहां पर नियुक्त किया है। तो यहां से ये मसला उठा था। अब अगर मैं अभी की बात करूंगी तो अभी राजीव कुमार जी जो हैं वो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। ठीक है, 2 इलेक्शन कमिश्नर कौन से, उनके नाम आप लोग ढूंढ के रखेंगे, आप लोगों के लिए थोड़ा सा होमवर्क भी है ना। ठीक है, तो ये सारा मसला था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, जो कि बहुत चर्चा में रह रहा है। और आपको पता होना चाहिए कि बहुत सारे मसले आते हैं चुनाव को लेके, कि चुनाव सही से नहीं हुआ, ईवीएम का कुछ मसला है कि ईवीएम हैक कर लिया गया, या फिर बता दिया गया कि इनको इतने % वोट मिलना थे, मिले नहीं। तो काम इनके पास बहुत सारा रहता है, और जब आप उनको डाउनग्रेड कर दोगे स्टेटस, तो फिर वो किसी चीज पर जांच पड़ताल नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न है हमारे सामने कि हम इस डेमोक्रेसी में है जहां पर हम इलेक्शन करने वाली एक संस्था जो इलेक्शन कंडक्ट कराती है, हम उसको ही स्वतंत्र नहीं कर पा रहे हैं, तो यहां पर हम लोगों की स्वतंत्रता की बात कैसे कर सकते हैं। तो ये हमारा पूरा मसला था। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। इसी तरह के और वीडियोस में लेकर आती रहूंगी। थैंक यू सो मच।